कहानी शुरू होती है एक बड़े मॉडर्न हॉस्पिटल से, जहां सीन साइकाइट्री डिपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट होता है। एक ऑफिस में एक फीमेल साइकाइट्रिस्ट अपने यंग मस्कुलर पेशेंट से पूछती है कि क्या वह अपना अजीब सिम्टम कंफर्म कर सकता है कि वह हर लिविंग क्रीचर को पिग की तरह देखता है। लड़का बस सिर हिला देता है। डॉक्टर चौंक जाती हैं और आगे झुक के पूछती हैं, क्या वो मजाक कर रहा है? क्या वो उन्हें भी पिग की तरह देखता है? लड़का बहुत सीरियस एक्सप्रेशन और ग्लोविंग आईज के साथ हाँ में जवाब देता है। अब कहानी पेशेंट की पर्सपेक्टिव से दिखती है। वो अपनी साइकाइट्रिस्ट को एक एंथ्रोपोमॉर्फिक पिग चश्मा लगाकर के रूप में देखता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि उसकी हालत वास्तव में अजीब है। शॉक के बावजूद साइकाइट्रिस्ट अंदर ही अंदर सोचती है कि वह लड़का कितना हैंडसम है। इस कंडीशन को टेस्ट करने के लिए वह अपना ब्लाउज अनबटन करने लगती है और सजेस्ट करती है कि वे उसके बॉडीली फंक्शंस चेक करें। यह देख पेशेंट पूरी तरह से घबरा जाता है। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं और वह पसीना पसीना हो जाता है। डॉक्टर थोड़ा और करीब झुककर सिडक्टिव अंदाज में पूछती है, अब तुम क्या देख रहे हो? पेशेंट की नजरों से देखें तो यह सीन और भी वियर्ड हो जाता है। डॉक्टर का सिर तो पिग का रहता है, लेकिन उसके ब्रेस्ट्स भी दो छोटे ब्लशिंग पिग हेड्स में बदल जाते हैं। दूसरी तरफ साइकाइट्रिस्ट अपनी इनर थॉट्स में खुद की खूबसूरती को लेकर कॉन्फिडेंट है। उसे लगता है वह इतनी खूबसूरत है कि कोई उसे पिग के तौर पर देख ही नहीं सकता। पेशेंट खड़ा होता है और ब्लंटली कहता है, आई सी टू पिग्स। यह सुनकर साइकाइट्रिस्ट की सिडक्टिव वाइब शॉक और हॉरर में बदल जाती है। वो जल्दी से अपनी शर्ट पकड़ लेती है और दूर हट जाती है। अब वह सच में उसकी मेंटल इलनेस को मान लेती है। डॉक्टर टॉपिक चेंज करती है। अपने डेस्क पर बैठकर ह्यूमन स्पाइन का मॉडल पकड़े उसे बताती है कि उसकी स्पाइन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। वह स्पाइन के सिवियरली डिफॉर्म्ड होने की, ब्रेन और ऑप्टिक नर्व्स कंप्रेस होने की बात कहती है और थियोराइज करती है कि शायद इसी कारण उसे ऐसी चीजें नजर आती हैं। लड़का यह सुनकर स्टन्ड रह जाता है। डॉक्टर गंभीरता से बताती है कि एक हाई रिस्क सर्जरी ही सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें रिस्क है कि वो गर्दन से नीचे पैरालाइज्ड भी हो सकता है। लड़का ध्यान से सुन रहा होता है, मगर अचानक उसकी एटीट्यूड बदल जाती है। ग्लोविंग रेड आइज के साथ वह मॉडल की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, अपनी स्पाइन वापस करो। डॉक्टर शॉक में आ जाती है। समझ जाती है कि वह मॉडल को भी अपनी असली स्पाइन समझ रहा है। अंदर से वह सोचती है, इतना हैंडसम लड़का और इतनी डिल्यूजन, क्या वेस्ट है। फिर सीन शिफ्ट होता है। यान एक क्राउडेड बस में मेडिकल रिपोर्ट पकड़कर खड़ा है, जिसमें उसकी सीवियर मेंटल इलनेस की डायग्नोसिस है। उसका पर्सपेक्टिव दिखता है। पूरी बस में उसे सभी लोग एंथ्रोपोमॉर्फिक पिग दिखते हैं। वह रिफ्लेक्ट करता है कि हमेशा से उसे दुनिया ऐसे ही दिखी है, शायद क्योंकि उसके पेरेंट्स पिग बुचर्स थे। वह सोचता है कि यह कंडीशन उसकी डेली लाइफ को ज्यादा इंपैक्ट नहीं करती, सिवाय डेटिंग के। डायग्नोसिस हाथ में लेकर यान सोचता है कि आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज उसका प्रोफेशन अवेकनिंग होने वाला है और वह चाहता था सेरेमोनी से पहले उसकी इलनेस क्योर हो जाती। मैग्निफिसेंट चिंग चोंग एकेडमी पहुंचकर वह देखता है कि स्टूडेंट्स की बड़ी भीड़ एक मैसिव ग्लोइंग ब्लू क्रिस्टल के सामने है। उसे चिंता है कि उसकी मेंटल इलनेस अवेकनिंग को इम्पैक्ट कर सकती है, जिससे उसके फ्यूचर में बिग प्रॉब्लम हो सकता है। उसी वक्त एक फीमेल वॉइस उसे पुकारती है। एक लड़की जिसके लंबे हल्के नीले बाल हैं उसके पास आती है। वो यान को देखकर खुश होती है, उसे लेट होने के लिए डांटती है और प्लेफुली धमकी देती है कि उससे फाइट करेगी। मगर यान की नजरों में वह भी बाकी सभी की तरह एक पिग पर्सन ही दिखती है, इस बार ब्लू ह्यूड फीचर्स के साथ। वह बेखबर है। लड़की गुस्से में उसे हिलाती है और पूछती है, सुना या नहीं? उनका इंटरैक्शन पास से गुजरने वाले स्टूडेंट की नजर में आ जाता है, जो लड़की को शूलिंगवन बुलाता है और टीज करता है कि वह यान के साथ लवी डॉवे हो रही है। एक और कंपेनियन बोलता है, ये चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं, शायद जल्दी शादी भी कर लें। फ्लस्टर्ड होकर शूलिंग श्वान सबको चिल्लाती है और येदुआन से कहती है, गॉसिप इग्नोर करे। यान की नजरों से देखें तो ब्लू ह्यूड पिग गर्ल वही बात दोहराती है और यान काल्मली अग्री कर लेता है। इतने में एक कमांडिंग आवाज आती है। अकेडमी के एल्डरली प्रिंसिपल क्रिस्टल के पास सेरेमोनी स्टार्ट होने की घोषणा करते हैं और स्टूडेंट्स को लाइन में लगने को बोलते हैं। वह बताते हैं कि अवेकनिंग उनकी कोर एट्रीब्यूट्स स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट पर डिपेंड करती है।
हाई एट्रीब्यूट्स का मतलब है एडवांस्ड प्रोफेशन का चांस। वह मोमेंट की ग्रेविटी पर जोर देते हैं। अवेकेंड प्रोफेशन उनकी पूरी लाइफ अफेक्ट करेगा। एडवांस्ड कॉम्बैट प्रोफेशन उनके और एकेडमी दोनों के लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। फिर वे पहले स्टूडेंट को बुलाते हैं। स्टूडेंट आगे बढ़ता है। इंटरमीडिएट मेटल वर्कर का अवेकनिंग मिलता है, वह डिसअपॉइंटेड। दूसरा स्टूडेंट एडवांस्ड हीलर और तीसरा जूनियर इंजीनियर अवेकन करता है, वह डिस्पेयर में कोलैप्स हो जाता है। अब एक मस्कुलर बॉय, लाल नारंगी बालों वाला, क्रिस्टल पर हाथ रखता है। क्रिस्टल गोल्डन लाइट में इरप्ट हो जाती है। कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन, रेयर टीयर, शैडोलेस ब्लेड्समैन। प्रिंसिपल स्टंड, स्टूडेंट्स गास्प करते हैं। प्रिंसिपल डिटेल्स पूछता है। लड़का प्राउडली बताता है, उसका नाम लियू जिंगलोंग है। प्रिंसिपल खुश होकर प्रॉमिस करता है, पर्सनली उसके घर विजिट करेंगे फ्यूचर डिस्कस करने के लिए। लड़का भीड़ में वेव करता है। बाकी स्टूडेंट्स खुश होकर चीयर करते हैं। प्रिंसिपल नेक्स्ट नाम बुलाते हैं, यान। भीड़ में शुलिंग श्वान एनकरेजमेंट देती है। प्रिंसिपल क्यूरियस है, जानता है यान स्ट्रेंज है, लेकिन उसके स्टैट्स इंसेनली हाई हैं। कंबाइंड एट्रीब्यूट टोटल 10, एवरेज से 3 गुना ज्यादा। प्रिंसिपल उम्मीद करता है शायद मिरेकल हो। यान हाथ क्रिस्टल पर रखता है। क्रिस्टल कैटाक्लिज्मिक लाइटनिंग से एक्सप्लोड हो जाता है। प्रिंसिपल और क्राउड बैक स्टेप ले लेती है। प्रिंसिपल गौर से देखता है, क्या ये गोल्डन लाइट है, रेयर टीयर का साइन? यान खुद भी वंडर कर रहा है। प्रिंसिपल की नजरें वाइडन हो जाती हैं। डिवाइन टीयर, वह अनाउंस करता है। लेजेंडरी हाईएस्ट पॉसिबल टीयर। एनर्जी कोअलेस होती है और ग्लोइंग वर्ड्स में रिजल्ट दिखता है। तो है लाइफ टाइप प्रोफेशन, डिवाइन पिग बुचर। प्रिंसिपल स्पीचलेस और हॉरिफाइड। डिवाइन टीयर अवेकनिंग के बाद भी सिर्फ पिग बुचर। स्टूडेंट्स पहले चौंकते हैं, फिर मॉकरी में हंसने लगते हैं। कोई कहता है क्रिस्टल खराब है, कोई डिबेट्स करता है, क्या डिवाइन टीयर अवेकनिंग होने के बावजूद यान लकी है या अनलकी? प्रिंसिपल गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट से भर जाता है। उसे लगता है कि ऊपर वाले ने उसके साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। इतने सालों में पहली बार लेजेंडरी डिवाइन टीयर अवेकनिंग देखी, और वो भी सबसे बेकार प्रोफेशन, पिग बुचर। वो सोचता है कि अगर डिवाइन ब्लैकस्मिथ या हीलर होता तो सालों तक एकेडमी की शान बन जाता। फ्रस्ट्रेशन में प्रिंसिपल मानता है, जितनी ज्यादा उम्मीदें थीं, उतना ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला। अब वो आइसोलेटेड यान की तरफ देखता है, मगर कुछ बोल नहीं पाता। बस गहरी सांस लेकर रह जाता है। यान बिना रुके आगे बढ़ जाता है। चलते चलते यान को अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड दिखता है। एक होलोग्राफिक ब्लू स्क्रीन जो सिर्फ उसे नजर आती है। ये एक सिस्टम इंटरफेस है जिसमें उसकी पूरी स्टेटस, प्रोफेशन, टैलेंट्स और स्किल्स दिख रही हैं। उसके टैलेंट्स हैं स्वाइन नेमेसिस और ब्लेड ऑफ गॉड स्लेइंग। उसकी पहली स्किल है ब्लड शैडो बुचर, जो पिग्स को डर की हालत में डाल सकती है। सबसे ज्यादा उसकी नजर स्वाइन नेमेसिस पर जाती है। ये टैलेंट उसे पिग्स पर 50% एक्स्ट्रा डैमेज देता है, और जितने ज्यादा पिग्स मारेगा, बोनस बढ़ता जाएगा। साथ ही पिग्स से उसे आधी डैमेज ही लगेगी। यान ये देखते ही सटल स्माइल देता है और उसकी आंखों में इंटेंस रेड ग्लो आ जाता है। अब उसे असली समझ आ जाता है कि ये प्रोफेशन कितनी बड़ी ताकत है। उसके मन में सोच आता है कि शायद पागल होना इतना बुरा नहीं। सीन में एकेडमी का पूरा व्यू आता है। प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स सब उसे पिग के रूप में दिखते हैं। यान खुद से खुश हो जाता है। उसकी ताकत परफेक्ट है, क्योंकि उसकी नजर में पूरी दुनिया पिग्स से भरी है। वह कूल अंदाज में कहता है, पिग बुचर हूं तो हाथ तो मजबूत होंगे। अब पहली बार प्रोफेशन की हिडन पावर सबके सामने दिखाता है। क्राउड हैरान है। लड्डाचकियां विस्पर करती हैं, अब गेम ओवर, ल्यू जिंग लोंग सीरियस हो गया, यान तो गया। ल्यू जिंग लोंग का दोस्त कंफ्यूजन में है। पिग बुचर होकर भी लड़ने की हिम्मत कहां से आ गई? माफी मांग लेता तो ठीक रहता। भीड़ जानती थी कि ल्यू जिंगलोंग की तलवार स्टील पाइप को भी काट सकती है। शर्म और गुस्से से जलते हुए ल्यू जिंगलोंग अपनी सोर्ड उठाकर चिल्लाता है कि वो यान को टिंग छाल टिंग मार देगा। लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, हवा ठंडी हो जाती है और चारों ओर हल्की बर्फ गिरने लगती है। उसकी एनर्जी सोर्ड पर बर्फ जमने लगती है और वो देखते ही देखते पूरी तरह से बर्फ में जम जाता है। जिनलोंग स्ट्रगल करता है, लेकिन उसके शरीर की हरकत बंद हो जाती है। बड़ी मुश्किल से वो श्विंगुआन की तरफ देखता है और गुस्से में पूछता है, तुम अब भी यिचुआन का साथ क्यों दे रही हो?
श्विंगवान आर्म्स फोल्ड करके खड़ी होती है। उसके चारों ओर एक पावरफुल ठंडी ओरा है। वो ठंडे अंदाज में कहती है, बस कर दो। फिर दोनों को घूरते हुए बोलती है, मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए तुम दोनों आपस में लड़ो। सीन पीछे जूम होता है। तीनों प्लाजा में अलग अलग खड़े दिखाई देते हैं। श्विंगवान आखिरी बार यान को देखती है और कहती है, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि हम एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। वो कहती है कि ये उसकी साइड से आखिरी हेल्प थी। अपने पास्ट को फाइनल गुड बाय देती है। लेकिन यान सिर खुजाते हुए बोरियत भरे एक्सप्रेशन में खड़ा रहता है। ईयर क्लीन करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। श्विंगवान मुड़कर जाते हुए आखिरी वार्निंग देती है, चिंग चिंग छोड़ दो। अगली बार अगर ल्यू जिंग लॉन्ग बदला लेने आएगा तो मैं कुछ नहीं करूंगी। यान बस एक लंबी जम्हाई लेता है और कैजुअली कहता है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं, और मुड़कर चला जाता है। गॉसिप करने वाली दो लड़कियां कंफ्यूज्ड हैं। इस लड़के को सीरियस बात की जरा भी परवाह नहीं। सीन बदलता है। अब यान अकेले सिटी स्ट्रीट पर डस्क में चल रहा होता है। तभी एक औरत अपने बड़े और मीन लुकिंग कुत्ते के साथ सामने आ जाती है। कुत्ता एग्रेसिव होकर भौंकता है और उसका रास्ता रोकता है। यान की आंख में हल्की सी रेड ग्लो चमकती है और उसके लिए रियलिटी बदल जाती है। वह औरत एक बड़ी पिग वुमन दिखती है और कुत्ता एक मॉन्स्ट्रस वाइल्ड बोर। रियलिटी में डॉग उसके पैंट पकड़कर काटने की कोशिश करता है। यान काल्मली और सीधा बोलता है, अपने पिग को थोड़ा पीछे कर लो। सॉरी डॉग, रास्ता रोके खड़ा है। औरत फ्यूरियस हो जाती है। यान की नजरों में पिग वुमन उससे बहस करती है, क्या ये सड़क तेरे बाप की है? मैनर्स नहीं है क्या? यान एक गहरी सांस लेता है। काम होकर सोचता है, परफेक्ट टाइम है। नए पावर्स को टेस्ट करने का मौका मिल गया। बिना देर किए यान अपने थ्योरी को टेस्ट करता है। डॉग को एक पावरफुल नीली एनर्जी से भरी किक मारता है। किक इंस्टेंट फेटल होती है। औरत शॉक में देखती है, जैसे उसके डॉग की आत्मा बॉडी से बाहर निकल रही है। वह रोते हुए चिल्लाती है, मेरा बेटा। उसी वक्त यान के सामने एक ब्लू सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, स्वाइन नेमिसिस बोनस फल्स 1%। यान की ग्लोइंग आईज नोटिफिकेशन पर टिकी होती हैं। कॉन्फर्मेशन मिल जाता है, अगर मुझे कोई पिग दिखता है, इवन अगर वो रियल पिग न भी हो, तो स्किल काम करता है। गुस्से में पागल होकर औरत उस पर झपटती है, गर्दन तक गुस्से से कांपती हुई। तू हत्यारा है, मेरा बेटा मार दिया, अब मैं तुझे जान से मारूंगी। लेकिन यान अनफेज्ड रहकर काल्मली जवाब देता है, हां मैं साइको हूं। फिर कैजुअली अपनी मेडिकल रिपोर्ट निकालकर उसे दिखाता है, जहां लाल अक्षरों में लिखा है साइको। उसकी ठंडी आंखों में झलकता है कि उसे कोई परवाह नहीं और कुछ कहना है, वरना मैं जा रहा हूं। औरत पूरी तरह डर जाती है, सोचती है कि वो सचमुच का साइकोपैथ है। चेहरे पर फेक स्माइल लाकर कहती है, कुछ नहीं, ऑल गुड, टेक केयर, और पीछे हट जाती है। सीन शिफ्ट होता है। यान का घर। घर में मां बाप यान को देखकर खुश होते हैं। उसके मस्कुलर पिता या क्यूआन हंसकर पूछते हैं, तू सच में पिग बुचर बन गया? मां मुस्कुराकर देखती हैं। यान कंफर्म्स करता है। पिता खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। तू मेरा बेटा है, सच्चा पिग बचर। उसे प्राउड फील होता है। मार काट से दूर रहकर यह जिंदगी ज्यादा अच्छी है। कल स्लॉटर हाउस चलेंगे। रात को यिचुआन एक पिग थीम्ड वंसी पहनकर पीसफुली सो रहा होता है। सब सो रहे होते हैं, लेकिन तभी घर के बाहर एक जुड़वां ग्लोइंग ब्लू आंखों वाला मिस्टीरियस फिगर खड़ा होता है। उसका चेहरा बैंडेजेस में लिपटा है। वह पेरेंट्स के बेडरूम के पास जाकर कहता है, क्या गोस्ट क्राई का बेटा वाकई बस एक पिग बुचर है? अंधेरे में याक्यूअन की आंख एकदम खुलती है और अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक दिखता है। वो फिगर को वार्न करता है, हमारी फैमिली की नींद मत डिस्टर्ब करो, अगली बार पोलाइट नहीं रहूंगा। शैडोड फिगर कहता है, रिलैक्स, मैं कंफर्म करने ही आया था। अगर वो सच में बस एक पिग बचर है तो ऑर्गेनाइजेशन उसे तंग नहीं करेगी। इतना कहकर मिस्टीरियस फिगर अंधेरे में गायब हो जाता है। अगले दिन स्लॉटर हाउस यान के पापा उसे फैक्ट्री ले जाते हैं, जहां चारों तरफ पिग कार्कसेस टंगे हैं। या क्यूआन ब्लैक बुचर्स एप्रन पहनकर सीरियस लुक में उसे ट्रेन करता है। एक अच्छे पिग बुचर के पास एक अच्छा नाइफ होना चाहिए। वो यान को 3 स्पेशल क्लीवर्स दिखाता है। यान ध्यान से देखता है और बीच वाला चुनता है। जैसे ही वह क्लीवर को पकड़ता है, एक ब्लू सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होती है, पिग स्लेइंग नाइफ सिलेक्टेड, टैलेंट गॉड स्लेइंग एज एक्टिवेटेड, इफेक्ट
हर पिग को मारने पर पाल 0.1 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे। अब यिचुआन आर्म्ड है। या क्यूआन पहला लेसन शुरू करता है। पहली चीज है सीखना कहां मारना चाहिए। एक बड़ा पिग कारकैस हॉइस्ट होता है। यान की नजरों में वो एक मॉन्स्टर जैसी बोर की तरह दिखता है। या क्यूआन हाथ में क्लीवर पकड़कर बताता है, वीक स्पॉट पहचान, वहां एक ही बार में मारो, क्लीन हिट। अब वह पीछे हटता है और कहता है, चलो बेटे, अब तेरी बारी है। अपने पापा की बात मानते हुए यिचुआन अपना नया क्लीवर जोर से घुमाता है। उसकी ब्लेड से लाल एनर्जी निकलती है और वो पिग के कारकेस को एक ही बार में साफ काट देता है। उसकी नजरों में तो ये एक मॉन्स्टर को एक झटके में डिकैपिटेट करना है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन दिखती है, एक चिल्ड नॉर्मल पिग मारा गया। साथ में यह भी दिखता है कि उसका लेवल, बोनस डैमेज और फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स सब बढ़ गए। उसके पापा या क्यूअन प्राउड होकर शाबाशी देते हैं, लेकिन साथ ही ये भी बताते हैं कि उसका वार थोड़ा कम प्रिसाइज था। उसे समझाते हैं, नेक्स्ट टाइम सीधे कोरेटिड आर्टरी पर एम करना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। यान सिर हिला देता है। उसके पापा उसका कंधा थपथपाते हैं और मानते हैं कि उसके एज के बच्चे के लिए ऐसे पिग काटना शायद बोरिंग होगा, लेकिन यही हमारा काम है, इसी से हमारा घर चलता है। लेकिन यान के चेहरे पर ईगरनेस है। वो पास पड़े कारकैसेस की तरफ इशारा करता है, पापा ये सारे काट लूं। पापा अपने बेटे की इस चाहत पर हंस पड़ते हैं और खुशी से कहते हैं, बिल्कुल, इनमें से कुछ तो मेरे दोस्तों के पिग्स भी हैं, प्रैक्टिस के लिए वो भी काट लें। इसके बाद मोन्टाज चलती है। यिचुआन हर बार अपनी ग्लोविंग रेड नाइफ से एक और पिग को काट रहा है और हर स्विंग के साथ उसकी सिस्टम नोटिफिकेशन लेवल 2 से 4 तक हर बार बढ़ती जा रही है। दिन के अंत में यिचुआन स्लॉटर हाउस में 2 बड़ी बड़ी पिग्स की ढेरियों के पास बैठा हुआ है। सामने स्टेटस स्क्रीन को घूर रहा है। आखिरी नोटिफिकेशन उसके प्रोग्रेस को दिखाती है। 49 पिग्स मारे, बोनस डैमेज 100% तक पहुंच गई, कोर एट्रीब्यूट्स 10 से 15, और अब वो लेवल 5 अप्रेंटिस बन चुका है। तभी उसके पापा के कॉलीग्स हैरान होकर पास आते हैं। एक बुचर पूछता है, ये तेरा बेटा है ना? ये तो पिग स्लॉटरिंग का एडिक्ट बन गया है। हमारा पूरे हफ्ते का काम आज एक ही दिन में निपटा आया। याकीवान हंसते हुए प्राउड फील करता है और बोलता है, कुछ नया नहीं, ये मेरा बेटा है, डिवाइन पिग बुचर। इस बीच यान अपना नया नाइफ पकड़े हुए अपने प्रोग्रेस पर सोच रहा है। अब उसे लगता है नाइफ चलाने में मजा आने लगा है और वो डिसाइड करता है कि अब स्लॉटर हाउस छोड़कर बाहर की दुनिया को देखना चाहिए। अगले दिन युअन अपना बैकपैक लेकर निकलने के लिए रेडी है। इस दुनिया में डेंजरस मॉन्स्टर्स आम हैं। इंसानियत की बस्ती 9 डिस्ट्रिक्ट्स में बंटी है और चिंग चेंग सिटी 5वें डिस्ट्रिक्ट के किनारे पर है। वो एक बड़े स्टोन गेट पर पहुंचता है जिस पर बॉर्डरलैंड्स लिखा है। यही गेट शहर से निकलकर खतरनाक जंगली इलाके में ले जाता है। जैसे ही वह गेट से बाहर जाने लगता है, एक सिटी गार्ड उसे रोकता है। गार्ड समझाता है, तेरी लाइफ टाइम प्रोफेशन है तो तू सिर्फ 1 किलोमीटर दूर जा सकता है, उससे ज्यादा गया तो जान को खतरा है। यान पूरी सीरियसनेस से सिर हिला देता है, पर गार्ड की बात इग्नोर कर अंदर जंगल में चला जाता है। अब वो डार्क फॉरेस्ट में डीप चला गया है। तभी बुशेस में हलचल सुनाई देती है। एक छोटा सा हरा क्रीचर शैतानी हंसी के साथ हाथ में छोटा डैगर लेके पट से अटैक करता है। यान कामली मॉन्स्टर को पहचान लेता है, गॉब्लिन है। फिर वो अपनी ब्लड शैडो बुचर स्किल टेस्ट करता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, स्किल एक्टिव है। इफेक्ट सीधा दिखता है। गॉब्लिन का गुस्सा डर में बदल जाता है। वो किलिंग ऑरा से फ्रीज हो जाता है। यिचुआन आसानी से डॉज करता है और एक झटके में क्रीचर को नीचे गिरा देता है। नई नोटिफिकेशन आती है, 1 चिल्ड गॉब्लिन पिग भी मारा गया। जैसे बाकी पिग्स के साथ हुआ, लेवल और बोनस डैमेज और बढ़ जाते हैं। अब उसे समझ आ जाता है, जितना स्ट्रॉन्ग पिग मारेगा बेनिफिट उतना ज्यादा। अभी वो अपनी स्टेटस स्क्रीन देख ही रहा होता है कि आसपास जंगल में ढेरों ग्रीन आंखें दिखती हैं। उसे अपने पुराने टीचर की बात याद आती है, अगर एक गॉब्लिन दिखे तो समझ लो पूरी टोली आसपास है। लेकिन यान डरने के बजाय ऑलमोस्ट खुश दिखता है। नाइफ रेडी करता है। लगता है फिर से लेवल अप टाइम है। अब गॉब्लिन पिग्स चारों तरफ से उस पे हमला करते हैं, बैटल क्राइज के साथ। जो होता है वो फाइट नहीं, मास्टर बुचरी का शो है। यिचुआन व्हर्लविंड की तरह घूमता है, ग्लोविंग नाइफ से एक एक गॉब्लिन काटता जाता है।
आखिर में बस एक बचता है, डर के मारे कांप रहा है। यूएन की लाल ग्लोइंग आईज उस पे टिकी हैं, डरावनी मुस्कान के साथ आखिरी गॉब्लिन को मार देता है। अब यान उनका ट्रेल फॉलो करते हुए एक बड़ी काली गुफा के मुहाने तक पहुंच जाता है। यही गॉब्लिन का नेस्ट लगता है। अंदर से चीख पुकार और लड़ाई की आवाजें गूंज रही हैं। गुफा के अंदर का सीन देखने लायक है। दर्जनों गॉब्लिन मरे पड़े हैं। यान ने अकेले पूरे नेस्ट को तबाह कर दिया है। अब वह काल्मली खड़ा है, नई सिस्टम नोटिफिकेशन देखता है। लेवल अब रैंक 6 अप्रेंटिस हो गया है। एट्रीब्यूट्स 25। पिग नेमेसिस बोनस डैमेज अब 120%। इसी खामोश गॉब्लिन केव में अचानक गहराई से अजीब सी आवाज आती है। वह जल्दी से उस ओर घूमता है। आवाज एक लकड़ी के क्रूडली बने बैरिकेड के पीछे से है। यीचुआन एक जोरदार किक से लकड़ियों को तोड़ देता है। उसका सिलुएट लाल ग्लो में तेजी से नजर आता है। अंदर जो दिखता है वह डरावना है। एक कम उम्र की ब्लॉन्ड लड़की रेड रोप्स में बंधी है। उसके मुंह में गैग है और वह बुरी तरह डरी हुई है। आसपास दो छोटे गॉब्लिन बच्चे रो रहे हैं, दूध मांगते हुए। लड़की की आंखों में आंसू और उम्मीद दोनों दिखते हैं, जैसे अपने बचाने वाले को देख रही हो। उसकी सोच बस एक बेताब मदद की पुकार थी। गॉब्लिन की गुफा के पीछे के हिस्से में बंधी और मुंह बंदी हुई डरी हुई कैदी लड़की पूरे शरीर में कांप रही थी। यीचुआन धीरे धीरे उसके पास आता है और अपना चमकता हुआ पिग स्लेइंग नाइफ उठाता है। उसे देखकर लड़की सोचती है कि ये भी कोई खतरा है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। अंदर ही अंदर अपनी जान की भीख मांगते हुए एक तेज लाल रोशनी की चमक में यान अपनी तलवार घुमाता है। ब्लेड एक सटीक आर्क में चलता है, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी रस्सियां काटने के लिए, और साथ ही उसके पास बैठे दो इन्फेंट गॉब्लिन्स को मार गिराने के लिए। रिहा होते ही, लेकिन उस हिंसक हरकत से सन्न रहकर लड़की डर के मारे चीख पड़ती है। यीचुआन नीचे झुकता है और शांत स्वर में कहता है, चिल्लाना बंद करो, सारे गॉब्लिन्स अब मर चुके हैं। लड़की की भयभीत निगाह बगल की ओर जाती है, जहां मरे हुए गॉब्लिन बच्चों के शव पड़े हैं, और अब उसे समझ में आता है कि वो उसे बचाने आया था। राहत के मारे वो यान को कसकर गले लगा लेती है, जो खुद काफी असहज दिख रहा है। वह बार बार उसका शुक्रिया अदा करती है, बताती है कि गॉब्लिन्स उसे अपमानित करने वाले थे। यान उस हक से घबराकर अटपटे ढंग से कहता है, मैं यहां तुम्हें बचाने नहीं आया था। लड़की पीछे हटकर गुफा के अंदर चारों तरफ देखती है, जो मरे हुए गॉब्लिन्स की लाशों से भरी पड़ी है। वो पूछती है, क्या इन सबको तुमने मारा? उसकी ताकत से हैरान होकर वो सवाल करती है, क्या तुम्हारा कोई कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन है? यान उसके सवालों को नजरअंदाज करता है, बस मुड़ता है और गुफा से बाहर चलता है। पीछे से वो उसका नाम पूछती है। बिना पीछे देखे वह छोटा सा जवाब देता है, यान। उसे शहर की दिशा दिखाकर यीचुआन वापस अंधेरे जंगल में अपने रास्ते निकल जाता है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। मोड़कर देखता है और पाता है कि वही लड़की किसी पेड़ के पीछे से डर डर कर उसका पीछा कर रही है। अचानक यान ठीक उसके सामने प्रकट होता है, जिससे वो बुरी तरह चौंक जाती है। वो सख्त लहजे में पूछता है, मेरा पीछा क्यों कर रही हो? कहीं तुम गॉब्लिन की जासूस तो नहीं? डरी हुई लड़की जल्दी से मना करती है, नहीं, मैं बस शहर अकेले लौटने से डर रही हूं। उसके डर को देख यान का रुख नरम पड़ता है। वो उसका नाम और बॉर्डरलैंड्स में होने की वजह पूछता है। लड़की अपना नाम बताती है, शियन ननन। वह समझाती है कि उसकी मां का जन्मदिन आने वाला है और वह इस जंगल में एक रेयर ब्लड मून फ्लावर खोजने आई थी, ताकि उसे तोहफा दे सके। मगर गॉब्लिन्स ने पकड़ लिया। फिर वह एक डील का प्रस्ताव रखती है। अगर यान उसे ब्लड मून फ्लावर ढूंढने में मदद करे, तो वह उसे चिंगचेंग के सबसे अच्छे वेपन स्मिथ से मिलवा सकती है, जो उसके लिए नया नाइफ फोर्ज कर देगा। यीचुआन उसके ऑफर से प्रभावित नहीं होता। वह तंज में पूछता है, तुम जानती हो शहर के सबसे अच्छे वेपन स्मिथ को हायर करने में कितना खर्च आता है? फिर साफ साफ कहता है, वापस जाओ, पीछा मत करो, नहीं तो काट दूंगा। सियाननन उसकी ठंडी बेरुखी पर खौल उठती है। वह सोचती है, मैं जैसी खूबसूरत लड़की, ये इतना ठंडा क्यों है? क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? हार न मानते हुए सियानन अपना आखिरी पत्ता खेलती है। वो दौड़कर उसके पास आती है और गर्व से कहती है, तुम जानते भी हो मैं कौन हूं। मेरे पिता का नाम है श्याई हाई।
इस नाम पर यान ठिठक जाता है। वो नाम तुरंत पहचान लेता है श्या परिवार, चिंगचोंग के 4 महान रईस परिवारों में से एक। और उसका मुखिया सिया हाई एक शक्तिशाली 9th रैंक मास्टर है। यान के चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल जाती है। वो सोचता है, इसके बाप के पैसों से 10 टॉप टियर बुचर नाइव्स आसानी से बनवा सकता हूं। उसकी पहचान साबित करने के लिए शानान एक छोटी शानदार जेड एमुलेट दिखाती है। वो समझाती है, ये एमुलेट पापा का प्रोटेक्टिव चार्म है। इसके होते हुए कोई भी पावरफुल एक्सपर्ट मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गॉब्लिन्स चालाक थे। उन्होंने इसे ट्रिगर किए बिना मुझे पकड़ लिया। वे पास आकर मुझे छू नहीं सकते थे, इसलिए बस मुझे कैद कर दिया। यान झुककर अमुलेट को ध्यान से देखता है। यह वाकई स्या परिवार की असली चीज है। अब पूरी तरह यकीन आने पर यान का रवैया बदल जाता है। वह कहता है, ठीक है, मैं मान गया। मैं तुम्हें ब्लड मून फ्लावर दूंगा और तुम मुझे टॉप टियर नाइफ दिलवाओ। शियानन खुशी से उसका हाथ पकड़कर हिलाती है। डील पक्की। फिर वह एक मोड़ा हुआ नक्शा निकालती है और खोलकर उसे दिखाती है। एक लाल एक्स मार्क किए हुए स्थान पर इशारा करती है। यह ब्लड मून फ्लावर की लोकेशन है, लेकिन साथ ही वह चेतावनी भी देती है, इसके पास हमेशा एक गार्डियन होता है। ब्लड मून ग्रेट पाइथॉन। सर्वाइवल गाइड के हिसाब से इसकी ताकत 9th रैंक अप्रेंटिस जितनी है। मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूं। यान बेपरवाह सा मुस्कुराता है। मैंने तो कभी जायंट पाइथॉन देखा ही नहीं। उसका अजीबोगरीब रिएक्शन शियानन को हैरान कर देता है, लेकिन फिर सोचती है कि जिसने अकेले पूरी गॉब्लिन ट्राइब मार डाली हो, उसके पास जरूर कोई पावरफुल कॉम्बैट प्रोफेशन होगा। प्लान्स बन जाने के बाद यान कहता है, चलो तुम आगे आगे रहोगी। शियानन बस उलझन भरी नजरों से उसे देखती है। पता नहीं क्यों उसे लगता है ये लड़का बेहद भरोसेमंद भी है और बिल्कुल अविश्वसनीय भी। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक बढ़ते हैं, दोनों लंबे घास के बीच चुपचाप चलते हैं। अचानक शियानन रुककर उसे चुप रहने का इशारा करती है। वो आगे इशारा करती है। एक विशाल क्रीचर आराम कर रहा है, सिल्वर हॉर्न्ड राइनोसिरस। वो फुसफुसाकर कहती है, इसे छेड़ना मत। ये गुस्सा हो गया तो इसकी ताकत 8th रैंक अप्रेंटिस जैसी हो जाती है। बस आराम से किनारे किनारे निकल चलते हैं। लेकिन यान के दिमाग में कुछ और ही है। तोनान की आंखें फैल जाती हैं जब वह देखती है यान अपना पिग स्लेइंग नाइफ उसके सिर के ऊपर उठा रहा है। वो घबराकर पूछती है, तुम क्या करने वाले हो? दृढ़ नजर से यीचुआन कहता है, आज ये घास खा रहा है, कल लोगों को खा जाएगा। इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। शानन बिल्कुल चुप रह जाती है। उसकी अजीब तर्क शक्ति समझ से बाहर है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, यीचुआन हरकत में आ जाता है। वो राइनोसिरस की तरफ दौड़ता है, हवा में समरसॉल्ट लगाते हुए, और एक जबरदस्त क्रॉस शेप्ड स्लैश करता है। चमकते चाकू का वार गर्दन पर पड़ते ही क्रीचर गिर पड़ता है। मौके पर ढेर जख्म से खून की बौछार फूटती है। जिया ननान बस पत्थर सी खड़ी देखती रह जाती है, उसके चेहरे पर पूर्ण अविश्वास कि इतनी ताकतवर क्रीचर को उसने एक ही वार में ऐसे मार गिराया जैसे कोई आसान काम हो। यीचुएन की नजरों के सामने एकदम तेज चमकता सिस्टम प्रॉम्प्ट ऐसे उभरा जैसे कोई परेशान करने वाला मोबाइल गेम का विज्ञापन पॉपअप हो गया हो। बधाई हो, लेवल अप, रैंक 7th अप्रेंटिस, पिग क्लैन नेमेसिस बोनस, अब 122% डैमेज, क्योंकि यहां बैलेंस का मतलब है ढांसू ओवरकिल। यीचुआन ने अपने क्लीवर को गहरी नजर से देखा। बेचारा, हालत ऐसी थी मानो उस पर किसी ने मिक्सी चला दी हो। कितने दिन और चलेगा दोस्त? उसने क्लीवर को हल्के से दुलारते हुए मन ही मन पूछा। लगता है अब मेरा हथियार बस हौसले के दम पर टिका है, ड्यूरेबिलिटी तो बस नाम की रह गई। सियानन ने अचानक डर के मारे यीचुआन का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई चौंक गया कोआला पेड़ पकड़ डिडाट लेता है। तुम आखिर हो क्या? उसकी आवाज वैसे ही अटकी जैसे टीनेजर की प्यूबर्टी में टूटती है। यीचुआन ने कंधे उचकाते हुए कहा, पिग बुचर। पिग बुचर? हट बकवास! वह चिल्लाई। दोनों हाथ ऐसे लहरा रही थीं जैसे तूफान में पवन चक्की घूम रही हो। किस बुचर की इतनी ताकत होती है कि 1 शॉट में मॉन्स्टर को गिरा दे? वो राइनो तो मीटियर गिरने पर भी बच जाता। यीचुआन बिल्कुल शांत सीधा लाश के पास बैठ गया और उसी इत्मीनान से सिल्वर हॉर्न काटने लगा जैसे कोई थैंक्सगिविंग टर्की कार्व कर रहा हो। मस्त चीज है, वह बुदबुदाया। शायद ये बूढ़ा होकर मर गया। कैनन की आंख हल्के से फड़क गई। हाँ,
एपेक्स प्रेडेटर ऐसे ही टाइम से मर जाता है जैसे ही तुमने वार किया। बहुत भरोसेमंद बात है, चलो मान लेते हैं। कोई दलील तो है नहीं और बहस करने की ताकत भी नहीं बची। उसने गहरी सांस ली। आओ, ब्लड मून फ्लावर के नजदीक पहुंच गए हैं, बस निकलो यहां से। आगे बढ़ते हुए सान नान बार बार चोर नजरों से यीचुआन के क्लीवर को देखती रही। अब सीन बदलता है। जंगल के दूसरी ओर चिंग चोंग एकेडमी का प्रिंसिपल अपने विद्यार्थियों का पूरा टोला लिए ऐसे चल रहा था जैसे किसी बहुत खतरनाक जू में टूर गाइड बना हो। तुम सबने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, उसने वही मीठा पर कटाक्ष भरा लहजा अपनाते हुए कहा, जैसे बड़े लोग तारीफ के बहाने कस के फटकार भी दे देते हैं। थोड़ी मेहनत और करते तो और भी अच्छा हो सकता था। उसकी नजर खासकर सुलिंगवन पर टिकी रही, बिल्कुल सख्त और शांत, जैसे मन ही मन सोच रहा हो, बाकी सबसे तो यही बेहतर है। तुम दोनों, प्रिंसिपल ने सिर हिलाया, मुझे तो सबसे ज्यादा उम्मीद तुमसे ही है। हु जिंग लोंग का घमंड अब एकदम खतरनाक हद तक पहुंच गया। अचानक प्रिंसिपल की गर्दन जैसे अकड़ गई। मिरकैट की तरह सतर्क होकर वह पेड़ों की तरफ घूम गया और तेज आवाज में बोला, बाहर आओ, छुपने का कोई फायदा नहीं। और जैसे पंचलाइन गलत समय पर आ जाए, यीचुन और सियानन शैडोज से बाहर निकल आए। यीचुन ने आंखें झपकाईं। वाह, बिल्कुल इन्हीं का तो इंतजार था। लू जिंगलोंग की उंगली पटाखे की तरह सीधी उसकी तरफ गई। तुम, वह छांव में पिट्टी हुई आवाज में दबा नहीं सका। तुम बॉर्डरलैंड्स में कर क्या रहे हो? यीचुआन ने सिर हल्का सा खुजाया। बस गुजर रहा था। गलत जवाब, पीछे खड़ी भारी भरकम लड़की ने ताना मारा। अभी तक सूलिंग के पीछे पागल हो? कितना घटिया हो। यीचुएन की नजर झटके से सूलिंग की तरफ घूमी। उसकी आंखों में सूलिंग फिर से वही पिग फेस लड़की थी जो उसे देख रही थी, उतनी ही गर्मजोशी से जितना कोई टैक्स ऑडिटर देखता है। यीचुआन, उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उससे ब्रेड भी कट जाती। मैंने पिछले बार बहुत साफ बोला था, अब हमारी दुनिया अलग है। मेरा पीछा करना बंद करो। यूएन के आसपास गहरी लाल आभा चमकी, मुट्ठी कस गई। ओह, अब तो मजा आएगा। लू जिंग लोंग की शक्ल में ऐसा गंदा विलन वाला मुस्कान आ गया जैसा आमतौर पर वो कार्टून के हेंचमैन में आता है जिन्हें बाद में आसमान में उड़ा दिया जाता है। लाजवाब, उसने झुमझुमा कर कहा। अब अपना हिसाब चुकता करने का मौका मिल ही गया। फिर उसने अपनी शक्ति खोल दी। उसके आसपास बैंगनी औरा फूट पड़ी और उसके हाथ में एक चमकती हुई कटाना प्रकट हो गई, इतनी चमकदार कि शायद उसका अपना इंस्टाग्राम फिल्टर हो। वाह, लू जिंगलोंग का चेला उछल पड़ा। ये तो येलो रैंक लो ग्रेड स्पिरिट वेपन है। लू जिंगलोंग ने घमंड से गर्दन हिलाई। हां, डर जाओ मुझसे। चिंगचोंग एकेडमी के प्रिंसिपल ने लू जिंगलोंग की यह चमक देखकर वैसे ही गर्व महसूस किया जैसे कोई आदमी जो किसी सिचुएशन को पूरी तरह गलत समझ चुका हो। कुछ ही दिनों में ये चौथा रैंक अप्रेंटिस बन चुका है और अब ये येलो रैंक स्पिरिट वेपन। प्रिंसिपल ने विलन जैसे ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए सोचा, सच में कीड़ों के बीच ये जीनियस है। उसकी आशा लू जिंगलोंग में और तेज हो गई। अब तो शायद ये 6th रैंक अप्रेंटिस से भी टक्कर ले सकता है। सू लिंगवन आगे बढ़ी, चेहरा फ्रिज के अंदर रखी जमी हुई डंपलिंग जितना ठंडा। यीचुआन, उसकी आवाज में घृणा टपक रही थी, मैंने तुझे बोला था चिंग चिंग छोड़ दे। इस बार कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुझे बचाऊंगी। यीचुएन ने मुस्कान के साथ पलकें झपकाईं। क्या तुमने कभी बचाया भी था? उसके पास सैन नान का चेहरा शर्म और सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट से लाल हो रहा था। धीरे से फुसफुसाई, क्या तुम्हारी इन लोगों से कोई दुश्मनी है? यीचुआन ने कंधे उचकाए। बस गलतफहमी है, ऐसी गलतफहमी जिसमें सब तुमसे नफरत करते हैं। वो चीख पड़ना चाहती थी। सुनो नैन, यीचुआन ने अचानक पूरे माहौल की हिंसा को इग्नोर करते हुए कहा, बताओ तो, येलो रैंक लो ग्रेड स्पिरिट वेपन कितने की बिकेगी? सान नान के दिमाग की बत्ती गुल। वह कई लाख तक मिल जाएगी, बट तुम्हें अभी इस वक्त पैसा सोचने की क्या सूझी है? यीचुएन ने सख्त निगाहों से तलवार पर नजरें गड़ा दीं। हम, रिसेल वैल्यू बढ़िया है। लू जिंगलोंग की आंख हल्की सी फड़क गई। क्या मजाक उड़ा रहा है मेरा? यीचुआन अब पहली दफा उसकी ओर देखकर बोला, अरे तुम अब भी यहीं हो? लू जिंगलोंग के दिमाग में सारे पास्ट ह्यूमिलिएशन की यादें बिजली की तरह तड़प गईं। अवेकनिंग सेरेमोनी में यीचुआन ने पूरी भीड़ में उसको बैकग्राउंड कैरेक्टर बना दिया था। इस बार देखना,
उसने अपने चमचमाते कटाना को बफे के सबसे आखिरी चिकन विंग की तरह पकड़ लिया। सबको दिखा दूंगा, धमाकेदार चीख के साथ, जो कहीं ज्यादा कुत्ते जैसी सुनाई दे रही थी, वो हवा में उछला और पूरी ताकत से तलवार से हमला किया। सु लिंगवान और बाकी स्टूडेंट्स हक्का बक्का। अब तो यीचुआन गया। यीचुआन ने जम्हाई ली और रस्टी बुचर्स क्लीवर उठा दिया, ब्लॉक करने के लिए। लू जिंगलोंग ने अपनी पूरी ताकत उस वार में झोंक दी। तेज आवाज के साथ दोनों वेपन्स टकराए। यीचुआन का साधारण ब्लेड बुरी तरह दबाव झेलते हुए टुकड़े टुकड़े हो गया। लू जिंगलोंग के चेहरे पर अब छपी थी जीत की तिरछी मुस्कान। आज के बाद तुम कभी कोई पिग भी नहीं काट पाओगे। उसकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। सुलिंग की तरफ नजर डाली, जैसे अपनी ताकत दिखाकर उसका दिल जीत लेगा। प्रिंसिपल साइडलाइन से ठंडी नजर से सब देख रहा था। उसके मन में एकदम साफ था, साधारण ब्लेड एक असली स्पिरिट वेपन के सामने टिक ही नहीं सकता। यह टकराव अपने अंजाम तक पहुंच ही गया है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। यीचुआन ने अपने हाथ में जकड़े टूटे हुए नाइफ के हत्थे को एक नजर देखा, फिर कलाई घुमाकर उसे बेपरवाही से दूर फेंक दिया। एकदम शांत आवाज में उसने माहौल की सारी टेंशन काटते हुए कहा, तुमसे निपटने के लिए मुझे नाइफ की जरूरत नहीं। लू जिंगलोंग का चेहरा पूरा लाल पड़ गया। रगों में अनकंट्रोलेबल गुस्सा दौड़ने लगा। मत कहना, मैंने वार्न नहीं किया, वह चिल्लाया, आवाज गुस्से में कांप रही थी। मर जा। एक आखिरी हिम्मत भरी चीख के साथ उसने अपनी चमकती तलवार पूरा जोर लगाकर घुमा दी। यीचुआन की आंखों में तेज चमक आई। अगले ही पल इतनी तेजी से हिला कि कोई देख भी ना सके। स्पिरिट वेपन के धारदार आर्क को एकदम आसानी से साइड स्टेप कर लिया। उसका दायां मुक्का पिस्टन की तरह तेजी से आगे आया, सीधा लू जिंगलोंग के पेट पर जा लगा। टकराव में ऐसी आवाज आई जैसे बिजली गिरी हो। लू जिंगलोंग का बदन फोल्ड होकर यीचुआन की मुट्ठी के चारों तरफ लिपट गया। फिर वह हवा में उड़ता हुआ हाथ पैर मारते हुए नीचे जमीन पर गिरा, एकदम बेइज्जती के साथ। जिंगलोंग! उसका दोस्त चीखता हुआ गिर चुके साथी के पास भागा। लू जिंगलोंग दर्द से कराह उठा, बदन कांप रहा था। मजबूरी में दांत भींचकर बोला, मैं ठीक हूं। हालांकि उसके कांपते हाथ पैर और सफेद पड़े चेहरे से कुछ और ही जाहिर था। अब सबकी नजरें वापस यीचुआन पर टिक गईं। वह ठीक उसी स्पॉट पर खड़ा था जहां से पूरी लड़ाई शुरू हुई थी। प्रिंसिपल की नजरें उस पर जमी रहीं, गहरी, खामोश और कुछ सोचती हुई। वह थोड़ा आगे बढ़ा, दिमाग में एक चौंकाने वाला सवाल कुलबुला रहा था। क्या यह सीधा सादा लड़का सच में 7th रैंक तक पहुंच चुका है? लू जिंगलोंग के डिफीट होने के बाद युएन अपने ओपोनेंट द्वारा गिराया हुआ स्पिरिट वेपन उठा लेता है। वो ब्लेड को इंस्पेक्ट करता है, सोचते हुए कि यह सोड काफी अच्छा लग रहा है। उधर लू जिंगलोंग का फ्रेंड प्रिंसिपल से शॉक में कहता है, क्या सच में वो बच्चा 7th रैंक तक पहुंच गया, जबकि टैलेंटेड शू लिंगवान अभी सिर्फ 6th रैंक पर है? प्रिंसिपल थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ कंफर्म करता है कि यह पॉसिबल है। वो एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि कॉम्बैट टाइप और लाइफ टाइम प्रोफेशंस किस तरह अलग अलग लेवल अप करते हैं। वो कहता है कि कॉम्बैट टाइप प्रोफेशंस को कांस्टेंट ट्रेनिंग, बैटल एक्सपीरियंस और इंजरीज की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, इसलिए उनकी अर्ली ग्रोथ स्लो होती है। लेकिन एक बार जब वो बेसिक्स मास्टर कर लेते हैं, उनकी ग्रोथ स्पीड बहुत बढ़ जाती है। दूसरी तरफ लाइफ टाइम प्रोफेशंस का रास्ता इजी होता है। प्रोफेशंस जैसे एल्केमिस्ट या वेपन स्मिथ्स को फाइट करने की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस अपनी क्राफ्ट प्रैक्टिस करनी होती है। यूएन को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हुए प्रिंसिपल समझाता है कि एक पिग बुचर होने के नाते उसे बस पिग स्लॉटर करते रहना है, जिससे वो अर्ली स्टेजेस में जल्दी लेवल अप कर सकता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूएन कितनी आसानी से एक पिग बुचर करता है, और यह सिंपल पाथ टू पावर हाईलाइट होता है। शू लिंगवान यह सुनकर समझ जाती है कि यूएन ने जीत सिर्फ इसलिए पाई क्योंकि उसके पास हायर लेवल की वजह से हाई बेस स्टैट्स थे, ना कि बेटर स्किल की वजह से। वो क्वेश्चन करती है कि क्या ये लेवलिंग सिस्टम कॉम्बैट टाइप प्रोफेशंस के लिए अनफेयर नहीं है। प्रिंसिपल क्लैरिफाई करता है कि बैलेंस मौजूद है। वो एक्सप्लेन करता है कि यूएन को लेवल अप करने के लिए जितने पिग्स किल करने होते हैं, वो हर रैंक के साथ डबल हो जाते हैं। हाई लेवल तक पहुंचते पहुंचते ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके कॉन्ट्रास्ट में कॉम्बैट टाइप प्रोफेशंस, जिन्होंने अर्ली स्टेज में अपनी स्किल्स मास्टर कर ली होती हैं,
उनकी ग्रोथ स्पीड बढ़ जाती है और इवेंचुअली वो लाइफ टाइम प्रोफेशंस को क्रॉस कर जाते हैं। लिू जिंग लोंग का फ्रेंड पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि अभी तो यूएन लिू जिंग लोंग को हरा सकता है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में कॉम्बैट टाइप प्रोफेशंस आसानी से उसे ओवरपावर कर देंगे। प्रिंसिपल ग्रंट करता है और अग्री करता है, लेकिन वो थोड़ा ट्रबल्ड दिखता है। कॉन्वर्सेशन सुनकर यूएन सोचता है और उनकी बात समझ जाता है। फिर वो प्रिंसिपल की तरफ मुड़कर कहता है कि अगर और कुछ नहीं है तो वो अब चल रहा है। कैजुअल गुड बाय वेव करते हुए वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही यूएन जाने की तैयारी करता है, शू लिंगवन आगे बढ़कर उसे कन्फ्रंट करती है। उसके चेहरे पर पिटी का एक्सप्रेशन होता है। शू लिंगवन उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। क्या उसके रीसेंट पिग स्लॉटर एफर्ट्स सिर्फ उसके सामने शो ऑफ करने के लिए थे? फिर वो रिवील करती है कि उसे प्रेस्टीजियस टियनचोंग एकेडमी में एक्सेप्ट कर लिया गया है, ये साबित करते हुए कि अब वो दोनों अलग अलग वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। यूएन बस उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ स्टेयर करता रह जाता है। इसी पॉइंट पर सियानन तंग आ जाती है। वो डिक्लेयर करती है कि अब वो और सहन नहीं कर सकती। शू लिंगवान और यूएन के बीच स्टेप करते हुए वो गुस्से में पूछती है कि क्या ये लोग कभी रुकेंगे भी। वो क्लैरिफाई करती है कि यूएन उसके साथ है सिर्फ ब्लड मून फ्लावर ढूंढने के लिए और उनकी मुलाकात एक कंप्लीट कोइंसिडेंस थी। अपने हाथों को हिप्स पर रखते हुए वो फ्यूरियसली पूछती है कि ये सब लोग अपने दिमाग में क्या क्या इमेजिन कर रहे हैं। एकेडमी ग्रुप की हैवी सेट फीमेल स्टूडेंट जवाब में टॉन्ट करती है, शियानन को मॉक करते हुए कहती है कि वो उस कमबैक को ट्रेजर कर रही है जिसे शू लिंगवान ने थ्रो कर दिया। लिू जिंग लोंग का फ्रेंड भी इंसल्ट करता है, क्लेम करता है कि यूएन औरतों को सिड्यूस करने में एक्सपर्ट है। वो कमेंट करता है कि उसने कितनी जल्दी नई लड़की ढूंढ ली और सार्कास्टिकली कहता है कि दोनों परफेक्ट मैच हैं। उनकी लगातार टॉन्टिंग से शियानन का पेशेंस टूट जाता है। वो एक पावरफुल पंच फेंकती है जिससे एनर्जी की वेव निकलकर सिर्फ उन दो स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि पूरे एकेडमी ग्रुप को हिट करती है, जिसमें शू लिंगवान और प्रिंसिपल भी शामिल हैं। प्रिंसिपल ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है और उसके गाल पर लाल हैंडप्रिंट रह जाता है। हैरानी से सोचता है कि उसने उसे भी क्यों मारा। शियानन स्टोइक युआन के बगल में खड़ी होती है, उसके फिस्ट्स गुस्से में क्लेंच्ड होते हैं। शू लिंगवान अपना खुद का लाल पड़ा गाल पकड़ते हुए डिसबिलीफ में पूछती है कि उसने कैसे हिम्मत की उसे मारने की। उसका गुस्सा भड़क उठता है और उसका बॉडी आइसी ब्लू ऑरा से घिर जाता है, उसके स्नो सोल सोर्ड इमॉर्टल पावर का। वो अपनी सोर्ड ड्रॉ करती है और प्योर रेज से भरे एक्सप्रेशन के साथ शियानन से पूछती है कि क्या वो मरना चाहती है। जैसे ही शू लिंगवान अटैक की तैयारी करती है, शियानन बिल्कुल डिफायंट खड़ी रहती है। वो अपनी फैमिली का प्रोटेक्टिव एम्यूलेट उठा लेती है जो उसके पावरफुल बैकग्राउंड का साफ सिंबल है और सबको चैलेंज करती है कि कोई उसे छू कर दिखाए। एम्यूलेट की साइट देखते ही सब रुक जाते हैं। प्रिंसिपल के माथे पर नर्वस स्वेट आ जाता है। वो तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये टोकन कितना पावर रिप्रेजेंट करता है। तुरंत वो शू लिंगवन का आर्म पकड़कर चिल्लाता है कि वो रुके। वो एक्सप्लेन करता है कि अब उसने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ये लड़की पावरफुल सी फैमिली की यंग मिस है। उसकी पूरी एटीट्यूड कमांडिंग से बदलकर फ्रेंडली हो जाती है। वो शियानान की तरफ अपोलोजेटिक एक्सप्रेशन के साथ मुड़कर पूछता है कि वो यहां क्या कर रही है, लेकिन शियानन स्मॉल टॉक के मूड में नहीं होती। वो उसकी बात डिसमिस कर देती है और साफ कहती है कि वो जहां चाहे जा सकती है। फिर टेबल्स पलटते हुए वो प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज करती है कि उसके स्टूडेंट्स की क्वालिटी और मैनर्स कितने पूर हैं। प्रिंसिपल सिर्फ सिर झुकाकर माफी मांगता है और अग्री करता है कि ये उसकी मिस्टेक थी। प्रॉमिस करता है कि वो वापस जाकर उन्हें अच्छे से डिसिप्लिन करेगा। लेकिन शियानान यही नहीं रुकती। वो शू लिंगवान की तरफ एक्यूजेटरी उंगली दिखाकर डिमांड करती है कि प्रिंसिपल उसे यूएन से माफी मंगवाए। शू लिंगवान स्टन्ड रह जाती है। उसका दिमाग घूम जाता है ये रियलाइजेशन पाकर कि ये लड़की महान श्याहाई की बेटी है। वो समझ नहीं पाती कि इतना हाई स्टेटस पर्सन यूएन के साथ क्यों है। प्रिंसिपल शिया फैमिली को नाराज करने से बचने के लिए सख्ती से शू लिंगवान को ऑर्डर करता है कि वो तुरंत अपोलोजाइज करे। कॉर्नर्ड और इंसल्ट महसूस करते हुए शू लिंगवन धीरे से अनिच्छा के साथ यूएन से माफी मांगती है। उसकी नजरें नीचे झुकी होती हैं, लेकिन अंदर से उसका चेहरा गुस्से से भरा होता है। वो मन ही मन कसम खाती है कि शिया फैमिली को इस इंसल्ट का जवाब जरूर मिलेगा। ड्रामा से परेशान होकर यूएन शियानन से कहता है कि अब उन्हें चलना चाहिए। जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं,
जमीन पर पड़ा हुआ डिफीटेड ल्यू जिंग लॉन्ग चिल्लाकर कहता है कि रुक जाओ। वो डिमांड करता है कि युएन उसका स्पिरिट वेपन वापस करे। युएन स्टोलन सोर्ड पीठ पर टांगे पीछे मुड़कर स्मर्क करता है और लू जिंग लॉन्ग को टॉन्ट करते हुए कहता है, अगर हिम्मत है तो खुद आकर ले लो, मैं हर वक्त फाइट के लिए रेडी हूं। शियानन मजाक में डिफीटेड राइवल की तरफ रास्पबेरी ब्लो करती है। ल्यू जिंगलोंग बस अपना सीना पकड़कर गुस्से से तिलमिलाता रह जाता है। युएन आगे बढ़ता है तो ल्यू जिंगलोंग गुस्से से चीखकर आखिरी बार कहता है, बस वेट करना। एकेडमी ग्रुप को पीछे छोड़कर युएन और शियानन अपनी क्वेस्ट कंटिन्यू करते हैं। दोनों रॉकी जगहों से गुजरते हैं। शियानन मैप देखती है और पास के क्लिफ पर चमकती हुई लाल केव को देखकर कंफर्म करती है कि यही जगह है और यूएन को सावधान रहने की सलाह देती है। तैयारी करते ही यूएन को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है। नोटिफिकेशन बताता है कि उसने स्पिरिट वेपन को अपने एक्सक्लूसिव पिग स्लेइंग नाइफ के रूप में सेलेक्ट कर लिया है और उसका गॉड्स स्लेइंग एज इफेक्ट एक्टिवेट हो गया है। नई वेपन की क्वालिटी बेहतर होने की वजह से अब हर पिग किल पर उसे 0.2 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे, पहले से डबल। नई सोर्ड देखते हुए उसे एहसास होता है कि एक अच्छा नाइफ चुनना कितना इंपॉर्टेंट है। अचानक शियनन अपनी क्लीवेज से दो छोटे रंग बिरंगे स्फीयर्स निकालती है, जिससे यूएन चौंक जाता है। वो उससे पूछता है कि ये आइटम्स क्या हैं। शियानन एक्सप्लेन करती है कि इन्हें यिन थंडर फायर बीड्स कहते हैं, पावरफुल एक्सप्लोसिव्स जो किसी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट को भी बुरी तरह चोट पहुंचा सकते हैं। वो बताती है कि अगर ब्लड मून ग्रेट पाइथॉन बहुत ज्यादा पावरफुल निकला तो ये उसका लास्ट रिजॉर्ट होगा। यूएन हिम्मत भरे एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि वो सचमुच रूथलेस है और अनाउंस करता है कि वो पहले स्काउट करने ऊपर जाएगा। वो एक्सपर्ट तरीके से क्लिफ चढ़ना शुरू करता है, अपनी नई सोर्ड का सहारा लेते हुए। एक लेज पर पहुंचकर उसे चमकते हुए लाल फ्लावर्स का सुंदर पैच दिखाई देता है। उसकी सरप्राइज बढ़ जाती है जब वो देखता है कि शियानान पहले से ही वहां मौजूद है। वो एक आसान रास्ता ढूंढकर वहां पहुंच चुकी थी। एक्साइटेड होकर वो खुशी से कहती है कि ये फ्लावर्स असली हैं और ये बहुत रेयर ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर्स हैं। लेकिन उसकी खुशी के साथ ही अचानक हवा में डर का एहसास फैल जाता है। अचानक केव की अंधियारी से एक बड़ा शैडोवी हेड बाहर आता है, जिसकी लाल चमकती आंखें फ्लावर पर टिकी होती हैं, जो यूएन पकड़े हुए होता है। यूएन स्टन्ड रह जाता है इतने बड़े क्रीचर को देखकर। वो बीस्ट और कोई नहीं बल्कि ब्लड मून ग्रेट पाइथॉन होता है। लेकिन यूएन की नजर से उस स्नेक हेड पर पिग जैसा स्नाउट दिखाई देता है। वो बड़ा पिग स्नेक उसके ऊपर झुककर खड़ा हो जाता है, लेकिन यूएन बिल्कुल भी नहीं डरता और आराम से पूछता है, क्या देख रहा है, कभी फ्लावर नहीं देखा क्या? ईचवन उस मॉन्स्ट्रस पिग स्नेक को चढ़ाते हुए पूछता रहता है कि क्या उसने कभी किसी को फूल तोड़ते देखा है। उसका बोल्ड एटीट्यूड देखकर वो मैसिव क्रीचर एक पल को उलझ जाता है। मौका पाकर ईचवन फ्लावर पकड़ता है और जानवर की ऊंची जगह से छलांग लगाकर भाग जाता है। ऑपोजिट क्लिफ से सनानन उसे भागते देखती है और जल्दी एक्ट करने को चिल्लाती है। जब वो देखती है कि मैसिव पाइथन वॉर करने ही वाला है, वो उसे सावधान रहने को कहती है और पूरी ताकत से अपनी एक यिन थंडर फायर बीड फेंक देती है। बीड हवा में उड़कर पाइथन के चेहरे पर मैसिव फायरी ब्लास्ट के साथ फटती है और यान जमीन पर गिर जाता है। शिया ननीन उसके पास दौड़ती है, घबराकर पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। क्लिफ एज से दोनों एक्सप्लोजन के बाद का नजारा देखते हैं। ब्लड मून ग्रेट पाइथन का मैसिव सिर बीड की ताकत से पूरी तरह उड़ चुका था, जिसे देख वे हैरान रह जाते हैं। यिचुआन ऊंची आवाज में सोचता है कि क्या उस बीड में वाकई इतनी पावर थी। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। पाइथन का मैसिव हेडलेस बॉडी पीछे उठता है और अपनी पूंछ से वार करता है, हवा में अविश्वसनीय स्पीड और फोर्स से लहराते हुए। पर सिर न होने की वजह से हमला बेढंगा था और उन्हें बिल्कुल नहीं लगता। तत्काल खतरा टलते ही यान आराम से ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर आगे बढ़ाकर शानन से कहता है कि इसे ले लो। वो कीमती चमकता हुआ फ्लावर स्वीकार करती है और उसके चेहरे पर प्योर जॉय चमक उठती है। एक्साइटमेंट के बाद यूएन उससे पूछता है कि ये फ्लावर किस काम आता है। शॉनन बताती है कि ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर असल में स्नो मून फ्लावर का म्यूटेटेड वर्जन है। जबकि एक नॉर्मल फ्लावर सिर्फ एजिंग को स्लो कर सकता है, ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर इटर्नल यूथ दे सकता है।
वो कहती है कि इस दुनिया में कोई औरत नहीं होगी जो ऐसा खजाना ना चाहे। यीचुआन ध्यान से सुनता है और नए इरादे के साथ जमीन पर घुटने टेक कर अपनी तलवार पकड़ लेता है। उसे एहसास होता है कि अगर फ्लावर का ऐसा असर है तो उसकी मां को भी ये जरूर पसंद आएगा। जैसे ही यीचुआन एक और क्लिफ साइड पर कूदता है, शानन उम्मीद से उसे देखती है। वो सोचती है कि शायद वो दूसरा ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर उसके लिए गिफ्ट ले रहा है और मान लेती है कि उसने आखिरकार उसका इशारा समझ लिया। लेकिन उसकी उम्मीद टूट जाती है जब यीचुआन फ्लावर को बड़ी सावधानी से अपने बैकपैक में रख देता है। उनकी जीत का पल अचानक एक भयानक रोर से टूट जाता है। वो मुड़कर देखते हैं और सामने डरावना नजारा देखते हैं। ब्लड मून ग्रेट पाइथन मरा नहीं है, उसका कटा हुआ सिर उनकी आंखों के सामने तेजी से रिजेनरेट हो रहा है। कैननन पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसे एहसास होता है कि बीस्ट पावरफुल थंडरफायर बीट से भी बच गया तो उसकी शक्ति कितनी इमेंस होगी। 9th रैंक अप्रेंटिस के पीक पर खड़े होकर रिजेनरेट हुए मॉन्स्टर को देखते हुए यान शॉनान से पूछता है कि क्या उसके पास और एक्सप्लोसिव बीड्स हैं। वो घबराहट में चिल्लाकर कहती है कि उसके पिता ने सिर्फ एक पैर दिया था। अब पूरा रिजेनरेट हुआ पाइथॉन उन पर झुकता है, उसकी लाल आंखें गुस्से में जल रही होती हैं। बिना डरे यान अपना स्पेशल स्किल यूज करता है, ब्लड शैडो बुचर एबिलिटी एक्टिवेट करता है। उसका फियर इंड्यूसिंग ऑरा पाइथन की आंखों में उसकी इमेज प्रोजेक्ट कर देता है, जिससे वो विशाल दानव कुछ पल के लिए टेरर में फ्रीज हो जाता है। पाइथन मेंटल अटैक से पीछे हटता है और अपनी ताकतवर पूंछ उसी जगह पटकता है जहां वो खड़े थे। तेजी से सोचते हुए यीचुआन शानन को पकड़कर दूसरी लेज पर छलांग लगाता है। वो फिर उसे डांटते हुए पूछता है कि वो बस खड़ी क्यों थी, भाग क्यों नहीं रही थी। शिया ननान शर्माते हुए बताती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी, सोच रही थी कि उसने अपनी जान रिस्क करके दूसरा फ्लावर उसके लिए लिया है। येटुआन उसे डेडपैन एक्सप्रेशन के साथ देखता है और साफ कहता है कि फ्लावर उसकी मां के लिए गिफ्ट है। उसका इल्यूजन टूट जाता है और उसका चेहरा फ्रस्ट्रेशन से बिगड़ जाता है। इतने में ब्लड मून ग्रेट पाइथन मेंटल अटैक से रिकवर कर लेता है और फिर से अपनी ग्लोइंग रेड आंख से उन्हें देखता है। एक डरावना रोर के साथ वो आगे झपटता है, उसका विशाल जबड़ा पूरा खुला हुआ। युएन यानन का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अब देर हो चुकी है। वो मन ही मन गाली देता है और सोचता है कि इतने डेंजरस हालात में किसी और को संभालना कितना झंझट है। एक पल में फैसला करते हुए वो जीन को धक्का देकर साइड में गिरा देता है और खुद पाइथन के विशाल जबड़े में निगल लिया जाता है। पाइथन अपने जॉज जोर से बंद कर देता है, आवाज गूंज उठती है। शियानन घबरा कर उठती है और डर से यान का नाम चिल्लाती है। वो डर से जमी रह जाती है जबकि पाइथन उसके ऊपर झुकता है। वो चीख कर यान को पुकारती है, उसे वापस आने की भीख मांगती है। पाइथन अपना मुंह खोलकर उसे भी निगलने ही वाला होता है कि तभी अंदर से कुछ होने लगता है। पाइथन के गले के अंदर से चमकदार लाल रोशनी फूट पड़ती है और एक ब्लेड अंदर से बाहर की तरफ काट देता है। मॉन्स्टर दर्द से तड़प उठता है, उसका शरीर मरोड़ खाता है जैसे अंदर से फाड़ा जा रहा हो। एक खौफनाक एक्सप्लोजन के साथ पाइथॉन का शरीर फट जाता है और यान बाहर निकलता है, पूरा उसका खून से लथपथ। उसने लिटरली उस दानव को अंदर से बुच्चर कर डाला। वो खून से सने हुए रिमेन्स के बीच खड़ा होकर कैजुअली कनानन से पूछता है, तुम अभी मेरा नाम पुकार रही थी? राहत से भरकर वो दौड़कर आगे आती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। खुशी से कहती है कि उसे कितना अच्छा लग रहा है कि वो ठीक है। वो ब्लंटली कह देती है कि वो बहुत स्टिंक कर रहा है और पाइथन ने उसे ऑलमोस्ट पूप्ड आउट कर ही दिया था। ये सोचकर वो अचानक पीछे हट जाती है और नाक पकड़कर डिस्गस्ट में खड़ी हो जाती है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, स्पेशल पिग की किल कंफर्म होती है। उसका लेवल पूरे 80% बढ़ जाता है और वो 8th रैंक तक पहुंच जाता है। उसका पिग नेमेसिस बोनस डैमेज 1% और बढ़ता है और उसे 0.2 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स और मिलते हैं। उनका क्वेस्ट पूरा होने के बाद यीचुआन शानन से कहता है कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए। वो दोनों वापस चिंग चिंग की तरफ निकलते हैं। सिटी गेट्स पर पहुंचकर वो देखते हैं कि लोगों का एक ग्रुप चिंतित होकर इंतजार कर रहा है। एक बुजुर्ग आदमी जो ट्रेडिशनल रोब्स पहने हुए है आगे दौड़कर आता है और एक्स यनान को देखकर राहत महसूस करता है। वो उसे देर से लौटने पर डांटता है और कहता है कि वो चिंता से बीमार हो गया था, लेकिन शीनान खुशी से चमक रही होती है।
वो ग्लोइंग ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर ऊपर उठाकर बताती है कि उन्होंने इसे ढूंढ लिया है और उसकी मां जरूर बहुत खुश होंगी। वो आदमी जो फैमिली स्टीवर्ड है उसे उसकी रेकलेसनेस के लिए डांटने लगता है, याद दिलाता है कि सिटी के बाहर की दुनिया कितनी डेंजरस है। लेकिन श्यानन उसे बीच में ही रोक देती है और जिद करती है कि वो अपनी मां के लिए फ्लावर खुद ही तोड़ना चाहती थी। वो उसे ये भी भरोसा दिलाती है कि यान उसकी रक्षा कर रहा था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। स्टीवर्ट की नजर फिर उसके बगल में खड़े नौजवान पर जाती है और वो पूछता है कि ये लड़का कौन है। यान ब्लंटली जवाब देता है, मैं पिग बुचर हूं। स्टीवर्ट हक्का बक्का रह जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि सी फैमिली की यंग मिस अपनी रक्षा के लिए किसी ऐसे मूर्ख लड़के को क्यों चुनेगी जिसकी जिंदगी भर की प्रोफेशन सिर्फ बुचर की है। लेकिन यान के काम बिहेवियर को देखकर वो सोचता है कि शायद यही लड़का उस दानव को सच में मार चुका है। अपने डाउट्स एक तरफ रखकर स्टीवर्ट क्लासमेट या की यूथफुल प्रॉमिस की तारीफ करता है। फिर वो अपनी उंगली से एक गोल्डन रिंग उतारता है और यान को ऑफर करता है। वो बताता है कि शिया फैमिली की गोल्ड रिंग की कीमत 200,000 है और ये उसकी सर्विस का इनाम है। लेकिन यूएन बिना झिझक के ऑफर ठुकरा देता है। वो आदमी का हाथ पीछे धकेल देता है और साफ कहता है कि उसे ये रिंग नहीं चाहिए। वो बस एक पिग स्लेइंग नाइफ चाहता था और उसे अपने ओरिजिनल डील पर टिकाए रखा। यिचुआन ने जिद से स्टीवर्ट का ऑफर मना कर दिया, बार बार दोहराते हुए कि उसे बस पिग स्लेइंग नाइफ ही चाहिए। स्टीवर्ट हैरान हो गया, खुद से सोचते हुए कि क्या लड़के के दिमाग में कुछ गड़बड़ है जो इतने वैल्यूएबल आइटम को एक सिंपल टूल के लिए ठुकरा रहा है। शान आगे आई समझाने के लिए। उसने स्टीवर्ट को, जिसे वो अंकल ज्याओ कहती थी, बताया कि यिचुआन चाहता है चिंग चोंग का सबसे स्किल्ड वेपन स्मिथ ढूंढना जो उसके लिए स्पिरिट वेपन फोर्ज कर सके, क्योंकि उनका यही डील था। ये सुनकर स्टीवर्ट ने मान लिया और कहा कि वो हैंडल कर लेगा। उसने जीन को घर वापस जाने को कहा, अपने बॉडीगार्ड्स के साथ, क्योंकि उसका पिता चिंतित हो रहा था। जब उसे ले जाया गया तो जानान ने यान को हाथ हिलाकर कहा कि वो उसे फिर मिलेगी। जब वो चली गई, स्टीवर्ट ने यान की तरफ गंभीर एक्सप्रेशन से देखा। उसने कहा कि भले ही उसका परिवार आभारी है, लेकिन उसने यिचुआन को चेतावनी दी कि यंग मिस के बारे में कोई इम्प्रॉपर थॉट्स न रखे। यिचुआन की इंटरनल थॉट्स रिवील करती हैं कि उसका कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है। वो जैनन को बस एक और पिग हेड मानता था। उसने स्टीवर्ट को भरोसा दिलाया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं और उसे बस एक टॉप टियर स्पिरिट वेपन चाहिए। इससे संतुष्ट होकर स्टीवर्ट ने येडुअन को बताया कि चिंगचेंग का सबसे अच्छा वेपन स्मिथ मास्टर टिशिन उनके परिवार के साथ अच्छे संबंध रखता है। उसने यूएन से कहा कि अगला दिन मास्टर से मिले, जब तक वो अरेंजमेंट्स कर ले। ये कहकर स्टीवर्ट चला गया। सीन वापस फॉरेस्ट क्लियरिंग में शिफ्ट होता है, जहां ग्रेट पाइथॉन को मारा गया था। अब उसकी मैसिव लाश को दूसरे जंगली जानवर खा रहे थे। तभी एक नया रहस्यमयी फिगर आता है, एक खूबसूरत डिमोनिक औरत जिसके सिर पर हॉर्न्स और चमकती पीली आंखें थीं। वो उस सीन को गुस्से से देखती है और कहती है कि इंसानों ने उसके पेट बीस्ट को मार डाला और उसका ट्रेजर चुरा लिया। उसकी दो मुंही जीभ फ्लिक करती है जब वो कसम खाती है कि उसने उनकी खुशबू याद रख ली है और अब अपना बदला लेगी। कहानी वापस सिटी में लौटती है, जहां यान को स्ट्रीट पर चलते हुए देखा जाता है। उसकी पीठ पर चोरी किया हुआ स्पिरिट वेपन लटका था। वो एक शॉप पर पहुंचता है जहां बीस्ट मटेरियल्स ऊंचे दामों पर खरीदे और बेचे जाते थे। अंदर जाकर वो फीमेल शॉपकीपर से कहता है कि वो कुछ बीस्ट मटेरियल्स बेचना चाहता है और सिल्वर हॉर्न्ड राइनोसिरस का हॉर्न काउंटर पर रख देता है। शॉपकीपर हैरान हो जाती है कि उसकी जैसी बिल्ड वाला कोई सिल्वर हॉर्न्ड राइनोसिरस पकड़ सकता है और उसे हॉर्न के लिए 10,000 ऑफर करती है। यिचुआन उस अमाउंट से स्टन्ड हो जाता है। वो जल्दी से कैलकुलेट करता है कि उसका पिता बस 100 कमाता है एक पिग काटने के लिए, मतलब ये हॉर्न 100 पिग्स के बराबर की कमाई लाता है। जब ये बात उसके दिमाग में बैठती है तो उसकी नजर डिस्प्ले पर पड़ी एक चीज पर जाती है। वो कांच के केस में रखी चमकती चीज की तरफ इशारा करके पूछता है कि क्या 10,000 इसे खरीदने के लिए काफी हैं? शॉपकीपर मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। उसने समझाया कि ये आइटम एक गोल्डन स्केल सॉफ्ट आर्मर है जो फायर सर्पेंट के स्केल से फॉर्ज की गई है। उसने इसकी डिफेंसिव पावर और पहनने वाले को गर्म रखने की एबिलिटी की तारीफ की। वो लेकिन अफसोस के साथ उसे बताती है कि इसकी कीमत 150,000 है।
ये टान फिर से शॉक्ड हो जाता है, चिल्लाते हुए कि उसके पिता को इतना पैसा कमाने के लिए 1500 सुअरों को मारना पड़ेगा, जिससे शॉपकीपर भी कंफ्यूज्ड हो जाता है। जल्दी से सोचते हुए यान पूछता है कि क्या वह इसका ट्रेड कर सकता है। वह उस स्पिरिट वेपन को काउंटर पर रखता है जो उसने ल्यूजिंग लॉन्ग से लिया था, जिससे शॉपकीपर चौंक जाती है क्योंकि वह इसे येलो रैंक स्पिरिट वेपन के रूप में पहचानती है। वह उत्साह से ट्रेड के लिए हाँ कहती है, बताती है कि यह उससे कहीं ज्यादा की कीमत है। वह जल्दी से उसे नया आर्मर पहना देती है, रिमार्क करते हुए कि यह जैसे उसके लिए कस्टम मेड हो। अंदर से शॉपकीपर इंट्रीग्ड होती है। वह सोचती है कि एक युवा आदमी के पास इतने वैल्यूएबल आइटम्स हैं तो उसका कॉम्बैट प्रोफेशन बहुत हाई लेवल का होगा। वह डिसाइड करती है कि अगर वह इस बेवकूफ को फंसा सके तो उसे जिंदगी भर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अपनी योजना को अमल में लाते हुए वह उसके बहुत करीब आ जाती है। आर्मर एडजस्ट करते हुए वह बताती है कि आमतौर पर एक्सचेंज के लिए 10,000 का हैंडलिंग फी होता है, पर चूंकि वह इतना हैंडसम है तो वह इसे माफ कर देगी। येडुआन की नजरों में वह महिला एक ब्लश करती हुई सेडक्टिव पिग पर्सन बन जाती है। वह उसके करीब झुकती है और उसका प्रोफेशन पूछती है। बिल्कुल ओब्लीवियस होकर वह ब्लंटली जवाब देता है कि वह एक पिग बुचर है। शॉपकीपर स्पीचलेस रह जाती है, हकलाते हुए कहती है, एक पिग बुचर? कहानी ये परिवार के घर वापस चली जाती है। यान अपनी ग्लोविंग ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर अपनी मां को देता है। वह स्टन्ड हो जाती है। रेयर आइटम को पहचानते हुए पूछती है कि उसने इसे कैसे पाया। उसकी शौक शक में बदल जाती है। वह अपने बेटे का सख्ती से सामना करती है, उसे फूल चोरी करने का आरोप लगाती है। यान डिनाई करता है, एक कहानी बनाते हुए कि उसने 2 जायंट स्नेक्स की लड़ाई देखी और फूल जमीन पर पाया। उसकी मां खुश नहीं होती। वह उसकी गाल पकड़ती है, उसे गंदा बच्चा कहकर डांटती है और इतनी खतरनाक जगह पर जाने के लिए फटकार लगाती है। वह उसे जोखिमों की याद दिलाती है, सवाल करती है कि एक साधारण पिग बुचर परिवार जंगली खतरे को कैसे संभाल सकता है। वह उसे फिर कभी ऐसे जगह जाने से रोकती है। युएन मीकली सहमत हो जाता है, वादा करता है कि वह भविष्य में इतना रेकलेस नहीं होगा। दरवाजे पर से उसके पिता या चिवान बाहर से बात सुनकर गर्व से हंस पड़ते हैं, लेकिन वह पल तब टूट जाता है जब बाहर से एक अग्रेसिव आवाज चिल्लाती है, डिमांडिंग कि या चिवान बाहर आए। या चिवान दरवाजा खोलते हैं और 2 इंटिमिडेटिंग आदमी देखता है। नेता, जिसकी स्पाइकी रेड हेयर है, उससे कन्फ्रंट करता है, आरोप लगाते हुए कि उसका बेटा उसके अपने बेटे का स्पिरिट वेपन चुराया है। या चिवान चौंक जाता है। वह उस आदमी को लूशिंग के रूप में पहचानता है, सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करता है, घबराते हुए उसे ब्रदर लू कहकर संबोधित करता है और सुझाव देता है कि यह कोई गलती होगी। याचिवान की इंटरनल सोच बताती है कि लिू शिंग उसका बचपन का प्लेमेट था, जो अब एक वेल नोन 6th रैंक्ड ट्रांसेंडेंट बन चुका है। उनके अलग अलग सोशल स्टेटस की वजह से वे दूर हो गए थे। वह समझाने की कोशिश करता रहता है, बताता है कि उसका बेटा एक सिंपल पिग बुचर है और वो स्पिरिट वेपन चुरा ही नहीं सकता। उसकी बात बीच में ही कट जाती है जब ल्यू जिंगलोंग अपने पिता के पीछे से बाहर आता है और यान की ओर इशारा करता है, जो अभी अभी कमरे में आया था, चिल्लाते हुए कि वही उसकी वेपन लेकर गया है। ल्यू जिंगलोंग अपने पुराने परिचित से मजाक में कहता है कि वो अपने बेटे को ठीक से क्यों नहीं सिखा पा रहा है। वह बताता है कि उसने पहले ही प्रिंसिपल श्याओइंग से कहानी की पुष्टि कर ली है और केवल फैक्ट्स पर यकीन होने के बाद ही आया है। फिर वह मांग करता है कि यी युएन सीधे अपने बेटे से पूछे कि आरोप सच है या नहीं। गंभीरता से परेशान याइवान यान की तरफ मुड़ता है, जो तनाव में आंखें चुरा रहा होता है। माथे पर पसीना लेकर वह अपने बेटे से सच पूछता है कि असल में क्या हुआ था। यान सच से नहीं घबराता। वह सीधे ल्यू जिंग लॉन्ग को देखता है और बताता है कि उसका बेटा उसे मारने की कोशिश कर रहा था। वह कहता है कि उसने सिर्फ रिटेलिएट करते हुए तलवार ली थी और ल्यू जिंगलोंग को सौभाग्यशाली कहा। ल्यू जिंगलोंग गुस्से से इनकार करता है, चिल्लाता है कि वह तो बस स्पार करना चाहता था। अपने बेटे के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए ल्यू जिंगलोंग एक सॉल्यूशन देता है। वह युएन से कहता है कि अपने पिता के सम्मान में अगर तलवार वापस कर दी जाए तो वह मामले को खत्म करने को तैयार है, लेकिन युएन ब्लंटली जवाब देता है कि तलवार पहले ही बेच दी गई है। यह बात सुनते ही कमरे में एक झटके जैसी लहर फैल गई। ल्यू जिंगलोंग, ल्यूइंग और या चिवान सब पूरी तरह से चौंक गए
और कुछ कह नहीं पाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जैसे ही न्यू चैप्टर रिलीज होगा मैं नेक्स्ट पार्ट का एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना, साथ ही वीडियो को हाइप भी दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सयोनारा।